हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी का पेपर अगर आप देखेंगे 2023 का, तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक से यूपीएससी ने कई सवाल पूछे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और चूंकि डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम ये बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो इसको आइसोलेशन में पढ़ना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। इसलिए ये लेक्चर इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में आएंगी कि आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप जहां पे ज़रूरत है डिविजिबिलिटी का यूज करके रिमाइंडर्स निकाल पाएंगे। उसके अलावा इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे हम कर सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब जब हम ये चीज़ें करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, कुछ समस्याएं आएंगी। समस्याएं कैसी? समस्याएं कि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों के लिए एकदम वो होता है ना कि ऊपर खोपड़े से उड़ जाता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। बट अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें कोई समस्या भी नहीं होगी और आप पाएंगे कि आप क्वेश्चंस, यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन समस्याओं को हैंडल करना पड़ेगा उस पत्थर की तरह जो एक बार मार खा रहा था। जी हाँ, मैं आपसे को बताता हूं एक छोटी सी कहानी, और उस कहानी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि क्या है रिमाइंडर थ्योरम और क्यों हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार का काम था मूर्तियां बनाना, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मूर्तिकार के वर्ड से ही आप समझ सकते हैं मूर्तियां बनाना था। उसको एक ऑर्डर आया, एक बहुत बड़े मंदिर से एक ऑर्डर आया कि आपको इस एक पत्थर से मूर्ति बनानी है, और पत्थर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो वो जंगल में गया, जंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे चट्टानें मिली, वहाँ पे से बहुत अच्छा पत्थर मिला, और उसे लगा कि अगर मैं इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाता हूँ तो बहुत ही मजबूत मूर्ति भी बनेगी और इतनी खूबसूरत मूर्ति बनेगी कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। और वो उस पत्थर को उठा के घर पे ले आया। जैसे ही वो उस पत्थर पे पहला हथौड़ा चलाने वाला था, लेकिन तभी उस पत्थर ने देखते ही चिल्ला उठा। मूर्तिकार हैरान रह गया कि यह पत्थर बोल कैसे रहा है। तो उस पत्थर ने बोला, मैं कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं हूं, मैं बोलने वाला पत्थर हूं, और वहां पे पहाड़ पे, जिस पहाड़ी पे तुम गए थे वो जादुई पहाड़ी है, यहां पे जो भी पत्थर हैं वो सारे बोलने वाले पत्थर हैं। तो मूर्तिकार को अजीब लगा, बट बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भगवान का रूप देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता हूं। तो उसके बाद उस पत्थर ने उससे बोला, लेकिन तुम मुझे अगर मारोगे तो मुझे दर्द होगा, मैं नहीं सह पाऊंगा। तो बोला, मूर्तिकार ने बोला, नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेटली आज दर्द होगा, लेकिन आगे के टाइम पे जब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम्हें खुशी होगी कि काश कि अच्छा हुआ कि मैंने इनकी बात मान ली थी। तो एक बार वो पत्थर उस मूर्तिकार की बात मान गया और उसको अलाउ कर दिया कि उसके ऊपर वो हथौड़ी चला सके। लेकिन जैसे उसने हथौड़ी चलाई, पत्थर को चोट लगी और उसने बोला, नहीं यार, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाएगा। तो भी फिर मूर्तिकार ने उसको समझाया कि तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, तुम एक बार भगवान की मूर्ति बन के तो देखो। तो उसने फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई उस पत्थर ने, और फिर उसके बाद जब उस पत्थर ने हिम्मत जुटाई तो फिर से मूर्तिकार बनाने लगा उसकी मूर्ति। लेकिन 2-4-5 हथौड़ी मारने के बाद फिर वो दर्द से कहराने लगा पत्थर, और बोला, नहीं अब मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है, तो यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई। अब ऐसा करने के बाद मूर्तिकार ने फिर उसे समझाया कि भैया तुम मेरी बात मानो तो रुक तो जाओ। बोला, अच्छा ठीक है, मैं एक और कोशिश करूंगा। और फिर से उसके ऊपर पत्थर चलाने लगा। इस बार उसने और कोशिश की, और फिर जैसे उसके ऊपर किया तो दर्द से आह 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 आह, एकदम परेशान वो पत्थर, और उस मूर्तिकार से बोला, अब मेरे से ना हो पाएगा। आखिरकार मूर्तिकार भी हार गया और उसकी तरफ पत्थर को देख के बोला, बेटा
तुमसे ना हो पाएगा। और फिर वो उस जगह पे चला गया, उस जगह पे, और वहां पे उसे जितने भी पत्थर मिले, क्योंकि वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, वहां पे उसे जितने भी पत्थर मिले उन सारे पत्थर को बताता गया कि मैं आपकी मूर्ति बनाना चाहता हूं। पत्थर मना करते चले गए। 10वां पत्थर ने मना कर दिया, 11वें पत्थर ने मना कर दिया, 15वें पत्थर ने मना कर दिया। फिर जाके उसको एक पत्थर मिला। बोला ठीक है, अगर आप इतना अच्छा काम करना चाहते हैं तो मैं किसी भी दर्द को सहने के लिए तैयार हूं। और उस पत्थर की बात सुन के मूर्तिकार उस पत्थर को लेके आ गया। मेहनत की, जब पहला पत्थर चलाया तो उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो चीखा नहीं। फिर पत्थर चलाया, फिर उसे दर्द हुआ, लेकिन वो पत्थर चीखा नहीं, वो सहता रहा। और मूर्तिकार पत्थर पे हथौड़ियाँ चलाता रहा, वो पत्थर उसको सहता रहा। और सहते सहते एक दिन ऐसा आया कि उसने उसे भगवान शिव का रूप दे दिया। और फिर उस मंदिर में उस पत्थर की स्थापना हुई, और वहाँ पे धीमे धीमे लोगों की भीड़ आने लगी, और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरे होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि इतने हजारों हजार लाखों लाख लोग उस पत्थर के दर्शन करने के लिए, जो कि अब इस वक्त भगवान शिव का रूप बन चुका था, उसके ऊपर आते, उसको पैर छूते और वहाँ से जाते, आशीर्वाद मांगते। और उस पत्थर को बहुत अच्छा लगता था कि आज लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद लेकिन उसी कमरे में एक दूसरा पत्थर लाया गया, और उस पत्थर के ऊपर लोग आते, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते और नारियल चढ़ाते। फिर वो पत्थर बहुत खुश होता कि उसकी इतनी इज्जत हो रही है। लेकिन आपको बताऊं, जो दूसरा पत्थर आया था वो बहुत दर्द से करा रहा था, क्योंकि हर बार उस पर नारियल फोड़ा जाता था। और वो कोई और पत्थर नहीं था, वो पहला पत्थर था जिसने मूर्ति बनने से मना कर दिया। तो फिर देख के वो पछता रहा था कि काश मैंने वो दर्द सह लिया होता। दोस्तों, आपकी और हमारी लाइफ में ऐसे ही ट्रबल्स आते हैं, ऐसे ही समस्याएं आती हैं, ऐसे ही दुख दर्द आते हैं, जब आपको लगता है कि मुसीबत का पहाड़ इतना भारी है मेरे ऊपर कि अब मुझसे नहीं होगा। और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, अपने सारे सपनों को साइड कर देते हैं। और वहीं पे कोई एक ऐसा पत्थर भी होता है जो अपने सपनों को साइड नहीं करता, अपने मेंटर के ऊपर, अपने मूर्तिकार के ऊपर विश्वास करता है, और वो फाइनली आईएएस बन के निकल जाता है। आपका भी वक्त है, आप भी कर सकते हैं, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक बिलीव मी, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन वो सारे दोस्त जो आपको छोड़ के कह के गए थे ना कि गधा है, पढ़ाई कर रहा है, हमको देखो हम तो पार्टी कर रहे हैं, वो सारे दोस्त आएंगे आपके साथ सेल्फी लेने के लिए। भाई तेरे साथ एक सेल्फी हो जाए। आपके साथ लोग आएंगे जो पाउट्स बना के फोटो खिंचवाएंगे, और वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए खिंचवाएंगे कि ये शख्स, ये आईएएस है, ये आईपीएस है, ये मेरा दोस्त है। बट उसके लिए आपको उस पत्थर की तरह कष्ट सहना पड़ेगा। 1 साल के लिए मेहनत कर लो, बिलीव मी, एक दिन हजारों हजार लोग सिर्फ आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ आपका 5 मिनट पाने के लिए तरसेंगे। लेकिन वक्त है उस चीज के लिए, उस जगह पे पहुंचने से पहले आपको वो दर्द भी सहना पड़ेगा। उस दर्द में बहुत लोग गिर जाते हैं, और इसी दर्द में बहुत लोग भगवान बन जाते हैं। आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। विश्वास कीजिए अपने ऊपर। और रिमाइंडर थ्योरम भी ऐसा ही है। कष्ट होगा समझने में, मैथ्स किसी बहुत ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती, कष्ट होगा, लेकिन बिलीव मी मैथ्स बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटल लेवल पे जाके अपनी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, फालतू की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा घूमना कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जब उसने इस तरह से बाल लहराए थे तो उस मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा, थोड़ा सा जब वो मुस्कुराई थी तो थोड़ा सा अपने दिल को संभालना पड़ेगा कि नहीं बेटा, फोकस यहाँ होना चाहिए, फोकस वहाँ नहीं होना चाहिए। और जिसने ये चीज़ कर ली उसका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस जगह पे रहना चाहते हैं। तो आइए इसी के साथ कोशिश करते हैं एक डिसिप्लिन के साथ, बिकॉज द प्रो इज एन एमाटियर हु नेवर गिव अप,
हु सोन अप एवरी डे, जिसने एक्सक्यूजेस के ऊपर डिसिप्लिन को चूज किया था। तो आपको भी डिसिप्लिन चूज करने की जरूरत है। तो अब वक्त है कि आइए अब हम रिमेंडल थ्योरम के ऊपर पढ़ाई की शुरुआत करें। रिमेंडल थ्योरम एंड टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं आपको बता ही नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, वो गायब हो गया, कोई बात नहीं, लिख लिया, देख लिया होगा आपने कि भैया हम रिमेंडल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम वाइट से ब्लैक भी हो जाओगे तो हम पढ़ाई से हिम्मत नहीं हारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमेंडल थ्योरम क्या लिखा हुआ था? रिमेंडल थ्योरम एंड टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ये एक थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, इसलिए मैं इसको 2-3 क्लासेस में कवर करूंगा, इसलिए घबराना नहीं है, बहुत आराम से इस वीडियो को देखना है। स्किप करके यार मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होगा आपको। स्किप करके मत देखा करो, कोई क्या फायदा। स्किप करके देखोगे कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैं बीच में बताता हूँ वो भूल जाओगे, समझ में नहीं आएंगे, फिर बोलोगे अरे भैया समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताऊँ, पिछले लेक्चर पे मैंने इतना अच्छा नंबर सिस्टम पढ़ाया था, फिर भी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 2 नंबर 35 में से। बताओ कोई फायदा है? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वीडियो देखा ही नहीं। एवरेज मैं देखता हूँ कि भाई एवरेज लोग अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से कई सारे लोग 5-5 मिनट 2-2 मिनट देख रहे हैं। भगा के कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान आपका ही है। बाकी ठीक है, आपकी मर्जी है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब ये चीज जब आती तो सबसे पहले आती है डिवीजन। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है डिवीजन से। डिवीजन का मतलब ये होता है कि सपोज कोई एक ऐसा नंबर दिया है, सपोज 7 एक नंबर दिया है, और मुझे बोला गया कि 7 को भैया 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं 2 3 जा 6, और इसे यहां पे माइनस करता हूं और 1 यहां पे लिख देता हूं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेगा कि डिवीजन क्या होता है। यही तो होता है डिवीजन। तो मैं क्या करता हूं, 7 को अगर मेरे से बोला गया 2 से डिवाइड करने के लिए, तो मैं 2 3 जा 6 करता हूं और यहां पे 1 लिख देता हूं। इस तरीके से इसको डिवाइड करता हूं कि जो ये संख्या है ये इससे कम हो, जो ये संख्या आए वो इससे कम हो। यही तो करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कह पाता हूं कि 2 जो है, ये जो 2 जो है ये है डिवाइजर, ये जो 7 है ये है डिविडेंड, ये जो 3 है ये है कोसेंट, और जो ये 1 है ये है रिमाइंडर। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये डिविडेंड है, डिविडेंड। अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो डिविडेंड है इट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस जो ये बचा हुआ टुकड़ा जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, ये रिमाइंडर है। ठीक है, मतलब अगर ये कोई संख्या थी n, तो मैं इसे लिख सकता था डिवाइजर इंटू कोसेंट, या कोसेंट इंटू डिवाइजर, जो पसंद हो कर लो। कुछ लोग कोसेंट इंटू डिवाइजर भी लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर। कभी मेरे पास एक सवाल आता है कि ये नंबर जो है, ये जो नंबर है डिविड n, क्या ये कोसेंट, क्या ये डिवाइजर से डिविजिबल है कि नहीं? ये जो नंबर n है क्या ये डिवाइजर d से डिविजिबल है कि नहीं? तो मैं बोलता हूं सर, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर r की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे वैल्यू अगर 0 है, देन इट इज डिविजिबल।
अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो नंबर डिविजिबल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट डिविजिबल। जानते हैं आप लोग ये सारी बातें? बहुत बेसिक है, सिंपल, स्कूल में पढ़ा हुआ है। मतलब दो चीज मैं ध्यान पे रखूंगा हमेशा। पहली चीज, आर्क जो है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। मतलब मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि भैया इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 2 7 जा, अगर है तो मैं 2 4 लाइक 2 5 जा लिख दूंगा, 2 5 जा 10 और बोलूंगा भैया -3। मैं ये नहीं करूंगा। या फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 2 से डिवाइड करना है तो मैं बोलूंगा 2 1 जा 2 बचा 5 रिमाइंडर आ गया। मैं ये नहीं करूंगा। तो मैक्सिमम तब तक करता रहूंगा जब तक रिमाइंडर डिवाइजर के छोटा नहीं आ जाता। एंड एज अ रूल, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एज अ रूल, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ऑल्दो अपने कन्वीनियंस के लिए हम रिमाइंडर को नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन फाइनल आंसर जो भी लिखेंगे हम रिमाइंडर पॉजिटिव ही लिखेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, मैं आपसे एक चीज बता दूं कि डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम साथ साथ चलेंगे। ठीक है, साथ साथ क्यों चलेंगे? क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी बार बार चेक करनी होती है। यहां पे एक रूल नोट कर लो। रूल ये कहता है, सपोज एक नंबर है 19, ठीक, और एक नंबर है सपोज लेट्स से 22, मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसे मैं चाहता हूं 12 से डिवाइड करना। ठीक है, तो मैं इसे 12 से डिवाइड करना चाहता हूं और मेरे से पूछा गया सर व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा इसके मल्टीपल से? तो पहला तरीका तो यह था कि मैं क्या करूंगा, 19 में 22 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 19 में 22 का मल्टीप्लाई करूंगा, और ये देखूंगा कितना आता है। 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 और 3 कितना हुआ? 19 2 जा 38 और 3 41, 418 आता है। अब मैं 418 को 12 से डिवाइड कर दूं, 12 3 जा 36, 58, ऐसे ही करते हैं ना, 12 4 जा 48, 10। मैं बोलूंगा मेरा रिमाइंडर 10 आता है। मैं दूसरा एक तरीका सोचता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 19 को 12 + 7 लिख सकता हूं, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12 + 10। इसमें कोई समस्या? ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 12 प्लस 7 गुणे 10 अपॉन 12। कोई समस्या? लिखा जा सकता है। अब इस पोर्शन को देखना शुरू कीजिए। इस पोर्शन को 12 गुणे 12 है, तो आपको पता है कि अगर एक भी नंबर, अगर कोई नंबर ए है, इसमें इसको मेरे को बी से डिवाइड करना है, और इसके फैक्टर्स में अगर इसका फैक्टर बी है तो यहां पे रिमाइंडर 0 देगा। ये बात पता है, समझ में आई? अगर कोई एक नंबर ए दिया है, इसके फैक्टर बी है, अगर बी इसका फैक्टर है, मतलब डिवाइड जो डिनोमिनेटर है या फिर डिवाइजर है, अगर डिविडेंड का फैक्टर है तो वो हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। सपोज अगर 6 है और इसको मेरे को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं ये देख लेता हूं कि क्या 3 6 का फैक्टर है। हाँ भैया है,
तो इन दैट केस यहां पे रिमाइंडर 0 होगा। सेम वे यहां पे 12 इंटू 12 का क्या 12 फैक्टर है? हाँ जी है, तो यहां पे रिमाइंडर 0 होगा। सेम वे 12 इंटू 10 का क्या 12 फैक्टर है? हाँ जी है, तो यहां रिमाइंडर 0 होगा। सेम वे 12 इंटू 7 क्या 12 का फैक्टर है? हाँ जी है, तो यहां पे रिमाइंडर है। तो मेरे पास लास्ट में बचता है 7 गुणे 10 अपॉन 12, क्योंकि बाकी जगह तो रिमाइंडर है। ये बचे हुए में से अगर मैं 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूं तो मेरा जवाब निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 70 बाई 12 करूं, 12 5 जा 60, रिमाइंडर आया 10। तो मुझे मैं पाया कि यहां पे भी मेरे पास रिमाइंडर यही आ रहा है, वहां पे भी रिमाइंडर वही आ रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया एक काम करो ना, तुम 19 में से 12 को डिवाइड कर दो। 19 में से 12 को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। 22 में से 12 को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 10 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से रिमाइंडर निकालो, तब भी मैं पा रहा हूं कि मेरा रिमाइंडर अगेन रिमाइंडर इक्वल टू 10 आ रहा है। यानी कि ये चीज ये मुझे दिखा रही है कि दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन है और नीचे एक डिवाइजर है तो मैं इंडिविजुअल नंबर्स के साथ उसका रिमाइंडर पहले चेक करूंगा और उसके बाद ये जो बचे हुए नंबर्स होंगे, जो रिमाइंडर्स होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके देख लूंगा क्या रिमाइंडर आएगा और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से वी हैव अ नंबर 1957 गुणे 1956, लेट्स से इट इज 55। ठीक है, चलो ये दो नंबर ले लिया, 1955 एंड 1956, और मेरे को इसको 19 से डिवाइड करना, मेरे से रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अगर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है तो या तो मैं मल्टीप्लाई कर लूं, अब देखो यार थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में, ये साफ सुथरा लिख देते हैं। चलो अपन क्या लिख रहे थे, 1955 गुणे 1956। अब मेरे को इसमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो पूरा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पे जो आएगा ये आ जाएगा 1955, तो 19 2 जा 30, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, यहाँ पे 17 आ जाएगा रिमाइंडर, इससे करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 18। तो मैं ये बोल दूंगा रिमाइंडर जो भी होगा वो होगा 17 गुणे 18 अपॉन 19। सिंपल, मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज ए गुणे बी गुणे सी प्लस डी गुणे ई, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे इसको किसी m वाले नंबर से डिवाइड करना है और मेरे से रिमाइंडर पूछा है, तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा वो होगा, क्या होगा, इसको इससे डिवाइड किया तो सपोज रिमाइंडर आया ए आर, तो यहां पे आ गया ए आर इंटू बी को m से इंडिविजुअली डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, बी आर इंटू सी को m से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, सी आर प्लस डी को m से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, डी आर इंटू ई को m से डिवाइड किया तो ई आर अपॉन एम। यही इसके एक्सप्रेशन के बाद जो निकल के आएगा ये मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से, बहुत इजी एग्जांपल से बता रहा हूं, 7, आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। सपोज 7 8 9 प्लस 10 इंटू 11, और मेरे को इसको 6 से डिवाइड करना है और मेरे से पूछा गया है रिमाइंडर क्या है।
तो एक ऑप्शन तो ये था, क्या था, 7 8 56। पहले ऐसे चेक कर लेते, बाद में वैसे चेक कर लेंगे, पहले हम अपना थ्योरम लगाते हैं। तो मेरा क्या कहना था, मेरा जो रूल ये कह रहा था कि 7 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 7 को मैं 6 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 1, इंटू 8 को 6 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 2, इंटू 9 को 6 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 3, प्लस 10 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4, इंटू 11 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5 अपॉन 6। ठीक है, 3 2 6 प्लस 5 4 20 अपॉन 6। तो यहां पे अब इससे रिमाइंडर देखा तो रिमाइंडर आया 0, और इससे मैंने रिमाइंडर देखा तो रिमाइंडर आया 2, और मैं बोलूंगा मेरा रिमाइंडर जो होगा 2 होगा। या फिर आप 26 को भी देख सकते हैं 6 से डिवाइड करके, ऐड करके 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 4 24, रिमाइंडर आया 2। चेक कर लेते हैं भैया क्या मैं सही बता रहा हूं आपको, ऐसा तो नहीं हवा में चीजें घुमा रहा हूं। आ जाओ देखते हैं। 7 8 56 इंटू 9, 9 6 54, 9 5 45, 50, 504, और इसमें कितना प्लस करना है, 110, 110 4 1 6, तो 614 आया, और मेरे को इसको 6 से डिवाइड करना था। 6 1 6 काटा कुटी 1, ये आया 1, उसके बाद फिर 4, क्योंकि यहां पे हम 0 ऐड कर देंगे, 6 2 12, 2। जवाब एक ही है। समझ में आई बात? आसान है, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। एक बार इसे देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ चीजें आती, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आप नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये हर जगह काम आता है। थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है, पहला थ्योरम, और आप लोग यार कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करके मुझे बताना कि लाइट पे डार्क कलर अच्छा लगता है आप लोग को, येलो पे, लाइक जो बैकग्राउंड वाइट होता है फिर डार्क से लिखते हैं, या फिर डार्क पे आपको ये कलर ज़्यादा अच्छा लगे। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, तो बताना, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आते हैं इस पे, थ्योरम्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इफ ए इज डिविजिबल बाई बी, इफ ए इज डिविजिबल बाई बी, अगर ए डिविजिबल है बी से, देन AC is also divisible by B। सिंपल सा है, जो मैंने आपको बताया उसी चीज का एप्लीकेशन है। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो 6 डिविजिबल है 3 से, तो 6 में तुम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे वो 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 6 इंटू लेट से 57 कर दिया या 58 कर दिया, तब भी ये जो नंबर निकल के आएगा ना, ये 3 से डिविजिबल होगा। सिंपल है, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। दूसरा, इफ ए इज डिविजिबल बाई बी, एंड बी इज डिविजिबल बाई सी, अगर ए बी से डिविजिबल है और बी सी से डिविजिबल है, इट मीन्स ए इज डिविजिबल बाई सी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 54 लेट से डिविजिबल है 9 से, और 9 लेट से डिविजिबल है 3 से, यही तो कह रहा है कि इफ A इज डिविजिबल बाई B, 9 6 54, एंड B इज डिविजिबल बाई C, 3 3 9, देन A इज डिविजिबल बाई C। 54 3 से डिविजिबल होता है, 3 1 3, 3 8 24, 18 आएगा, तो इसलिए डिविजिबल होगा। ठीक है। तीसरा रूल, इफ A एंड B आर द नेचुरल नंबर्स, अगर A और B नेचुरल नंबर्स हैं
इस तरीके से कि a इज डिविजिबल बाई b एंड b इज डिविजिबल बाई a, मतलब a इज डिविजिबल बाई, अगर a और b इस तरीके के नेचुरल नंबर्स हैं कि a इज डिविजिबल बाई b एंड b इज डिविजिबल बाई a, आपस में दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हैं, इसका सीधा सा मतलब होगा कि a इज इक्वल टू b, ये हमेशा सत्य होगा। मतलब फिर ऐसा नहीं कि दोनों की वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर कोई बोलता है ना एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, वो नंबर भी इस नंबर से डिवाइड होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों नंबर बराबर हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चौथा रूल, लेट से लेट n इज डिविजिबल बाई a, हम मान के चलते कि n डिविजिबल बाई a है और m इज डिविजिबल बाई a, हम मान के चलते कि n भी डिविजिबल है और n भी डिविजिबल है, तो इन दैट केस बोथ n प्लस m एंड n माइनस m दे आर डिविजिबल बाई a। मतलब कि अगर n डिविजिबल है a से और m भी डिविजिबल है a से, तो इनका एडिशन ले लोगे चाहे सब्ट्रैक्शन ले लोगे, ये दोनों ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, एक और इसमें रूल आता है कि इफ a इज डिविजिबल बाई b, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये जगह जगह पे आप पाओगे ना, यूज होगा, तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे आप लोग में से कॉमन सेंस से बहुत सारे लोग चीजों को समझ भी रहे होंगे, बट ये बेसिक्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए। इफ a is divisible, if a is divisible by b and c is divisible बाई डी, मतलब a को हम b से डिवाइड कर सकते हैं और c इज डिविजिबल बाई डी। देखो जब मैं कह रहा हूं ना कोई नंबर किसी से डिविजिबल है, इसका सीधा सा मतलब है रिमाइंडर 0 होगा तभी वो डिविजिबल होगा। इसका एक और मतलब होता है कि b है, जैसे a इज डिविजिबल बाई b तो b फैक्टर होगा a का, और जैसे c डिविजिबल है d से तो d फैक्टर होगा c का। तो इसका सीधा सा मतलब है इट मींस ac इज डिविजिबल बाई BD, सिंपल। मतलब A डिविजिबल था B से और C डिविजिबल था D से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो होंगे ये इससे डिविजिबल होंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 20, अगर आपके पास है 20 और 20 डिविजिबल है लेट से 5 से, और आपके पास एक दूसरा नंबर है 21 और 21 डिविजिबल है 7 से, तो मैं ये बहुत प्यार से कह सकता हूं कि भैया 20 गुणे 21 इट विल बी डिविजिबल बाई 7 गुणे 5 या 5 गुणे 7, जो कर लो। ठीक है, तो यही चीज है, मतलब आप नंबर्स पुट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो मैं जो भी यार बता रहा हूं ना आपको, यू कैन ऑलवेज पुट अ चेक। इसका सिंपल तरीका है कि जो भी जैसे यहाँ पे a की वैल्यू रखी है, आप उस नंबर को पुट करो और वैल्यू पुट करके देखो कि सही चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस बार यूपीएससी में ना जिसको आता था रिमाइंडर थ्योरम, उसने 5-6 सवाल तो ऐसे ही बना देता, 5-6-7 सवाल बना लेता, सीधे सोचो 80 में 5-6-7-8 सवाल, 10% के आसपास सीधे रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, चीज़ें बताते हुए चलूँगा और आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल तक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं चाहता यार कि पढ़े और फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यार टाइम दे रहे होते हैं, थोड़ा फ़ायदा तो होना चाहिए, फ़ायदा ज़रूर होगा, समझते चलना। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और अभी कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, हम डिस्कस भी करेंगे बहुत सारी चीज़ें। अगला चीज़ ये है, हम डिस्कस करेंगे अब पॉजिटिव एंड
नेगेटिव रिमाइंडर। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर है, जब भी आप आंसर लिखेंगे वो तो पॉजिटिव में ही जाएगा, क्योंकि एज अ रूल रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एज अ रूल रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर का जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो आपके लिए यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाए। समझते हैं क्या है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर। आइए, सपोज एक नंबर दिया है मेरे पास 8 मेरे पास एक नंबर है और मेरे को बोला था भैया तुम इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करता था, 8 को लेता था, 5 1 जा 5 करता था और बोलता था इसको, इसका माइनस कर देता था 3। बचपन से यही करते आ रहे हैं, इसमें कोई तो दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। और मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि डिवाइजर, अगर मैं इसको ये भी लिखूं कि डिविडेंड इक्वल टू, या फिर इस नंबर और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये अभी बताया था, आपको याद होगा। तो बेसिकली मैं यहां पे इस तरह से इसको लिखूं 5 गुणे 1 प्लस 3/5 लिख सकता हूं। और मुझे पता है कि ये वाला पोर्शन तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था, ये वाला पोर्शन पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, और मैं अल्टीमेटली रिमाइंडर को 3 लिख देता हूं। ये जस्ट हमने डिस्कस किया था, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। लेकिन सपोज मेरा मन है नेगेटिव रिमाइंडर पूछने का आपसे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पे 5, जब 8 से 5 डिवाइड करा था ना, तो अब की मैं क्या करूंगा कि मैं 5 2 जा ले लूंगा, एक ज्यादा। यहां पे क्वोशेंट 1 है, n होगा, तो यहां पे मैं क्वोशेंट लूंगा n+1, सिंपल सा है। मतलब अगर यहां पे 8 है तो यहां पे 9 लूंगा, 9 है तो यहां पे 10 लूंगा, तो n+1 ले लूंगा, तो 5 2 जा 10 आएगा, ताकि एक ज्यादा और आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 10 माइनस करना तो हमारा आ जाएगा -2। और मैं ये बोल दूंगा दिस इज द नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 10 - 2/5, और यहां पे निकल के आएगा रिमाइंडर इक्वल टू -2। यही जो माइनस में आया रिमाइंडर, एक ज्यादा क्वोशेंट लेने के चलते ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी कैलकुलेशंस आप पाएंगे यूं चुटकियों में आपने कर ली। अब आते हैं यहां पे, अब इस चीज को समझना कि अगर ये एक पॉजिटिव टर्म है रिमाइंडर, अगर मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली इस रिमाइंडर में से डिवाइजर माइनस कर दूंगा। मतलब अगर मेरे को r = 3 पता चल गया और पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल गया, मैं चाहता हूं कि मेरे को भैया नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर था 3 और मेरा डिवाइजर था 5, जो कि -2 निकल के आ रहा है, जो यहां पे निकल के आ रहा है, हमने देखा। और अगर मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, मैं r में डिवाइजर ऐड कर दूंगा। ये देखो, यहां पे आप माइनस कर रहे थे, यहां पे आप प्लस कर दोगे, तो इसके चलते जो निकल के आएगा, यानी कि अगर मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर दिया है -2, तो मेरा जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो -2 + 5 = कितना, 3 निकल जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हम करते रहेंगे, ताकि हमारी और आपकी जर्नी आसान रहे। यूसेज कहां पे आ सकता है, आइए यूसेज समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है 1956 गुणे 1955 गुणे 1954/19। ठीक है, पहला अप्रोच ये कहता था कि मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं और 19 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर निकाल लूं,
कि अगर आपसे पूछा कि भैया यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो मेरा पहला अप्रोच ये कह रहा था कि मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दूं, 19 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर देख लूं, लेकिन अपनी हालत खराब हो जाएगी। दूसरा अप्रोच एक और है, और दूसरा अप्रोच ये कहता है, देखिए मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो 19 वन जा 19 और 56 है, तो 1956। अगर मैं 1956 को 19 से डिवाइड करता हूं, तो 19 वन जा 19, 56, 19 टू जा 38, 18, तो यहां पे रिमाइंडर आया 18, यहां पे रिमाइंडर आया 17, यहां पे रिमाइंडर आया 16, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी हमने किया था। तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा वो 18 गुणे 17 गुणे 16 अपॉन 19 होगा। लेकिन अभी मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, क्योंकि पूरा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास तो कम टाइम है भैया। तो मैं बोलूंगा भैया घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अब 18 में से जब 19 को करना था और ये रिमाइंडर था, तो इसको मैं निगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि ये तो खुद रिमाइंडर था, ये खुद रिमाइंडर था। तो आपको ये बात पता थी कि मेरे को निगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है, तो मैं रिमाइंडर में से किसको माइनस कर दूंगा, डिवाइजर को, यानी कि 18 माइनस 19 कर दूंगा, तभी तो ये निगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे -1 रिमाइंडर आ जाएगा। सेम प्रोसेस से यहां पे -2 रिमाइंडर आ जाएगा। सेम प्रोसेस से यहां पे -3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं इक्वल टू -1 गुणे -2 गुणे -3 अपॉन 19। और मैं ये देखूंगा, ये निकल के आएगा -6 अपॉन 19, और मैं बोल दूंगा मेरा जो फाइनल आंसर है वो रिमाइंडर होगा -6। लेकिन एक समस्या है कि रिमाइंडर मैंने आपको बताया कभी भी हमें लिखना है तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो अब वापस इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो -6 में 19 प्लस कर देंगे और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 13। यही इसका जवाब होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसका सही सदुपयोग करेंगे तो मैं बता दूं क्वेश्चंस बड़े आसान बन जाएंगे। एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन लेते हैं। सपोज मेरे पास आता है, लेट्स से वी हैव अ नंबर 14 इंटू लेट्स से 18/8, और मेरे को रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, दोनों तरीके सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यहां से इसको करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6, और यहां से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 टू जा 16, तो बचेगा 2, 12/8, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। बट इसी को अगर मैं कैलकुलेशन और इजी बनाना चाहता तो मैं बोल देता 14 गुणे 18 अपॉन 8, तो मैं 18 टू जा 16, तो यहां पे मैं लूंगा -2, और लेकिन यहां पे लूंगा प्लस। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे लिए वो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। जो भी छोटा, क्योंकि नंबर छोटा करते जाऊंगा ना तो कैलकुलेशन आसान बनेगी, तो +2 ले लूंगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -2 इंटू +2 अपॉन 8, रिमाइंडर आ गया -4। लेकिन फाइनल आंसर क्या होता है, -4 प्लस डिवाइजर दैट इज 8 इक्वल टू 8। तो मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के साथ जब आपको मल्टीप्लीकेशन होगा, खेल खेलना हो तो कितना भी खेलो कोई समस्या नहीं, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक और दे ले लो यार, 21 इंटू 25, और मेरे से बोलेगा इसका रिमाइंडर बता दो। 24 इंटू 20, ये देखो ये हो गया ना गड़बड़, ये 4 आएगा। हाँ 20, रुको यार मिटा देते हैं, मजा नहीं आ रहा। अब देखो 21 इंटू 25 रिमाइंडर पूछ लिया मेरे से, तो मैं क्या करूंगा, 8 टू जा 16, 8 3 जा 24, -3, 8 टू जा 16, 8 3 जा 24, +1, -3 इंटू +1 इट इज -3 अपॉन 8,
और रिमाइंडर आया -3, मैं बोल दूंगा रिमाइंडर इक्वल टू -3, और क्योंकि मेरे को पॉजिटिव में देना है तो +8 इक्वल टू 5। तो ये इस तरह से ना आप इसका यूज करना सीख जाओगे। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान है, मतलब आपकी चीज़ें इतनी आसान कर देगा ना रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपने इसका यूज करके कर लिया। और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा। और डीलिंग विथ लार्ज पावर्स, मान लो कि लार्ज पावर्स दिए हैं, देयर आर लार्ज पावर्स। ये क्वेश्चन देखें ना, 2 की पावर 38/3 क्या आएगा रिमाइंडर? हालत खराब, बहुत आसान सवाल है। अब जैसे यही है, अगर मैं इसी को निकालने पे आ जाऊं कि 2 की पावर 38 रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 38 टाइम्स कर सकता हूं अपॉन 3। इसको 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 2 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -1। सारे नंबर्स के साथ करूंगा तो -1 आएगा, और -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 38 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1 -1 इंटू 38 टाइम्स, -1 38 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो 1 आ जाएगा अपॉन 3। तो मैं बोल दूंगा सीधा भैया रिमाइंडर 1 होगा। बहुत आसान है कैलकुलेशन, बहुत आसान, हलवा बन जाती है, कोई टेंशन ही नहीं है, हलवा खाएंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हम घबरा जाते हैं यार इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे कि आपको कोई समस्या नहीं कि आराम से कर लोगे। अब ये 2 की पावर कितना भी ले लो तुम, 2 की पावर अगर यही चीज़ 39 आ जाता और सपोज 3 आ जाता तो क्या होता रिमाइंडर? तो 2 की पावर 39। अभी क्या करोगे? सेम का लॉजिक हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि भैया, और इसको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं हो, तो आपको मैंने समझाने के लिए लिया। आप सीधे ये उठाओगे, इसके साथ चेकिंग करोगे और बोलोगे रिमाइंडर आ रहा है -1, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 की पावर 39 अपॉन 3, जो कि -1 निकल के आएगा, -1 अपॉन 3। और मैं बोल दूंगा भैया मेरा रिमाइंडर -1 है, लेकिन मेरे को पॉजिटिव में देना है, तो इसलिए +3 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। बहुत आसान है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई समस्या नहीं है, चीज़ें आसान हैं अगर आप इसको सही से करोगे। एक और थ्योरम आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को हम एंड करेंगे, और बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास अब लंबी हो रही है। अगर मेरे पास लार्ज पावर्स हैं, इफ आई हैव द लार्ज पावर्स, अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को, इफ वी कैन एक्सप्रेस any expression or the given expression, if we can express the given expression in the form of, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज इन द फॉर्म ऑफ ax + 1 to the power n। अगर हम इसको कोई एक्सप्रेशन दिया है जिसको आप ax + 1 की पावर n के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज गिवन टू बी डिवाइडेड बाई ए, it is given to be added by a, and remainder is asked। मतलब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ था, सपोज हमें क्या था कि n की पावर, या फिर आप मान लीजिए कि लेट्स से m की पावर n दिया हुआ था और बाई a, कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, इस केस में अगर मैं m को कन्वर्ट कर पाता हूं a के फॉर्म में, यानी कि ax + 1 के फॉर्म में टू दी पावर n, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर पाता हूं, तो रिमाइंडर जो कि निकल के आएगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा,
रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये उसका एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये इसका फैक्टर है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 की पावर n बाई a और 1 की पावर n कुछ भी कर दोगे तो घुमा फिरा के क्या निकल के आएगा? आपको पता है 1 ही निकल के आएगा, इसलिए रिमाइंडर वो होगा। लेकिन अगर मैं इसको ax माइनस 1 के फॉर्म में कर लेता, वो नहीं हो पा रहा लेकिन -1 के फॉर्म में हो पा रहा है, देन रिमाइंडर इक्वल टू +1 इफ n is even and remainder equal to -1, remainder equal to +1 if n equal to even and remainder equal to -1 if n is equal to odd। और उसके बाद -1 होगा, फाइनली आप उसमें a ऐड करके आप बता दोगे कि भैया यही रिमाइंडर होगा। एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं, इसको आप कंफ्यूज ना हो। अपन को बोला था ax + 1 अपॉन a टू दी पावर n। मान लो कोई भी नंबर ले लो, चलो सोचते हैं, मेरे को डिवाइड करना था लेट्स से 99 और ऊपर वाले को मैं लिख सकता था, मैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इसके लिए। लेट्स से 99 का इंटू मैं 6 कर देता हूँ, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 + 5 59 +1 ऐड किया 595। अब मेरे पास 595 दे दिया और पावर दे दिया 99872312 और हालत ख़राब हो जाएगी, बोलेगा भैया इसका कहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे? आसान है यार, क्योंकि इसको मैं लिख सकता था, क्या लिख सकता था मैं? यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। पहले तो आप 2 तरीके बता रहा हूँ। पहले तो आप 595 को डिवाइड कर दो सीधे 99 से, चेक कर लो इसको, आप पाओगे कि अभी हमने यहाँ से देख लिया कि ये नंबर वैसा है जहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे आप सीधे लिखोगे 1 की पावर 99872312 अपॉन 99 और बोलोगे रिमाइंडर है भैया 1। सिंपल, कोई हेडेक ही नहीं, समझे? तो ऐसे ही करेंगे। और दूसरा तरीका क्या था, हम इसको लिख देते अपनी कैलकुलेशन और वो बनाने के लिए। भैया इसको हम लिख सकते हैं 99 इंटू 6 + 1 अपॉन जो भी पावर दिया है अपॉन 99 और घुमा फिरा के क्या हो गया, ये रिमाइंडर 0 दिया, यहाँ पे 1 दिया, पावर जो भी था आंसर 1 आ जाएगा। इस फॉर्म में ये यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जब रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म हो रहा होगा तो मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपसे ये भी चीज़ें डिस्कस करूंगा जब जैसे ही आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो रहा होगा, टेस्ट फॉर डिबिलिटी वगैरह भी चेक करेंगे। और फिर सारे यूपीएससी के जो भी सवाल आ रखे हैं, चाहे 2023 में आए हो, 20 में आए हो, और आप पाएंगे कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, तो रिमाइंडर आपके लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपको लग रहा हो कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट हमारे लिए बूस्ट की तरह काम करते हैं। होता है ना, जो सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, बूस्ट इज द रीजन ऑफ माई एनर्जी, योर कमेंट्स इज द रीजन ऑफ माई एनर्जी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, इसको जरूर कर लेना यार। यहाँ पे ना एक फ्री मैराथन चलता है, फ्री मैराथन, जहाँ पे मैं आप लोगों को डेली गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छे से चल रहा है। जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। आप जाके देखिएगा चैनल को, आप पिछले टर्म उसमें जाके देखिएगा, आप पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और आपको PYQs वगैरह अगर चाहिए तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, नीलेश AIR 442। CSET के टेस्ट आपको CSEtopper.com वाली वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आज आपने क्या सीखा। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।